दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडो एंग्लिकन राइटर जिनका नाम है मुल्क राज आनंद की। हम इस वीडियो में उनकी ईयर वाइज बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। दोस्तों मुल्क राज आनंद को इनकी नॉवल अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड के लिए जाना जाता है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और इनके बारे में आज हम इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके जो भी इंग्लिश की लिटरेचर की कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो इनके बायोग्राफी से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर की कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मुल्क राज आनंद के अर्ली लाइफ से। तो मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में एक हिंदू खत्री फैमिली में हुआ। दोस्तों 1905 के टाइम पे जो पेशावर है वो पाकिस्तान में ना होकर के इंडिया में हुआ करता था, क्योंकि तब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे। ठीक है। आनंद स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर। आनंद ने खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की, ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स। ठीक है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया ऑनर्स के साथ में 1924 में। और उसके बाद ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट्स में काम किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एज एन अंडर ग्रेजुएट इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर कुछ समय बाद इन्होंने पीएचडी की फ़िलॉसफ़ी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, 1929 में इन्होंने फ़िलॉसफ़ी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करा। और उसके बाद उस समय उन्होंने जो डिसर्टेशन बनाया था वो बनाया था बर्ट्रैंड रसेल एंड द इंग्लिश एम्पायरसाइट्स पे। ठीक है ना, ये इनकी डिसर्टेशन का टॉपिक था। उस समय क्या हुआ कि इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो हो गई ब्लूम्सबरी ग्रुप के जितने भी राइटर्स थे उनके साथ। इनकी बहुत अच्छी बनती थी तो उस समय इनकी दोस्ती हो गई। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लूम्सबरी ग्रुप के राइटर्स जैसे कि क्लाइव बेल, एम फॉस्टर या फिर सैक्सन सिडनी टर्नर, ये सभी ब्लूम्सबरी ग्रुप के राइटर्स हैं। तो इनके साथ इनकी दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद 1938 में मुल्कराज आनंद ने एक इंग्लिश एक्ट्रेस जिनका नाम था कैथलीन वैन जेल्डर, उनसे शादी कर ली। और 10 साल के बाद यानी कि 1948 में इन्होंने डिवोर्स भी ले लिया, ये अलग भी हो गए। लेकिन उस समय तक इनकी एक छोटी सी बच्ची हो चुकी थी जिसका नाम था सुशीला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके लिटरेरी करियर के बारे में। तो दोस्तों इनके लिटरेरी करियर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मुल्कराज आनंद्स लिटरेरी करियर वॉज लॉन्च्ड बाय अ फैमिली ट्रेजेडी अराइजिंग फ्रॉम द रिजिडिटी ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम। यानी कि भारत में जो कास्ट सिस्टम था उसमें किस तरह से बुरा बर्ताव किया जाता था छोटी जातियों पर, उस बात पर इनकी जो पहला वर्क था इनका वो आधारित था और इससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इस फर्स्ट नॉवल का नाम था इनके अनटचेबल, जो कि पब्लिश हुई थी 1935 में। A chilling expose of the lives of India's untouchable castes which were neglected at that time। यानी कि जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है जो कि उस समय बहुत बुरी तरह से हावी था यहाँ पर इंडियन लोगों पर, भारतीय लोगों पर, तो उसके ऊपर इन्होंने अपना पहला नावल अनटचेबल लिखा जिसको उन्होंने 1935 में पब्लिश कराया। जो नावल है ये एक बाखा नाम का टॉयलेट क्लीनर है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसकी एक दिन की पूरी इंसिडेंट है इस पूरे नावल में। किस तरह से जो हायर कास्ट के लोग होते हैं उसको ट्रिगर करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने एक नावल में सिर्फ एक दिन का बाखा का जो पूरा इंसिडेंट है उसको लिखा था अनटचेबल में। और इस नावल की वजह से जो मुल्कराज आनंद हैं उनको इंडियाज़ चार्ल्स डिकेंस कहा जाने लगा, इनको इस नाम से पुकारा जाने लगा। और ये जो नावल है इसका जो इंट्रोडक्शन था उसको इनके एक फ्रेंड ई एम फॉस्टर, ठीक है, ई एम फॉस्टर ने लिखा था। ई एम फॉस्टर मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ब्लूम्सबरी ग्रुप के राइटर थे ई एम फॉस्टर, तो वो इनके मित्र बन चुके थे। तो उन्होंने ही मुल्कराज आनंद के इस नावल का इंट्रोडक्शन लिखा था। तो ई एम फॉस्टर से कहाँ मिले थे? जब ये टी एस इलियट के एक मैगजीन क्राइटेरियन के लिए काम करते थे वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी ई एम फॉस्टर से, तो तभी से वो इनके मित्र बन गए थे। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और बातें जानते हैं। Dividing his time between London and India during the 1930s and 40s, आनंद was active in the Indian independence movement। यानी कि मुल्कराज आनंद ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया 1930s और 40s के बीच में।
उसके बाद ये स्पेन चले गए एज इन स्पेनिश सिविल वॉर। ठीक है, स्पेनिश सिविल वॉर के लिए स्पेन चले गए, जहाँ पर इनका रोल कुछ ऐसा नहीं था, मिलिट्री में नहीं थे, ये एक जर्नलिस्ट थे स्पेन में। उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय एक बीबीसी लंदन के लिए स्क्रिप्ट राइटर का काम किया, जहाँ पर इनकी मुलाकात हुई जॉर्ज ऑरवेल से और वो इनके मित्र बन गए। इनके एक और मित्र थे मुल्कराज आनंद के, जिनका नाम था पिकासो। दोस्तों, आपने बहुत नाम सुना होगा पिकासो का, इनकी पेंटिंग्स की वजह से, कि पिकासो की पेंटिंग बहुत फेमस थी क्योंकि वो कोई भी चीज़ हूबहू बहुत ही खूबसूरत बना देते थे तुरंत। तो पिकासो से भी इनकी मुलाकात हुई, पिकासो भी इनके दोस्त थे। और इनकी जो पर्सनल आर्ट कलेक्शन है, यानी कि जो मुल्कराज आनंद का पर्सनल आर्ट कलेक्शन था, उसमें पिकासो ने इनको एक फ़ोटो बना कर दिया था, उसमें उन्होंने रखी हुई थी। तो आनंद रिटर्न टू इंडिया इन 1947 एंड कंटिन्यूड हिज प्रोडिजियस लिटरेरी आउटपुट देयर। और 1947 में आनंद क्या हुआ, इंडिया आ गए मुल्कराज आनंद, और अपना लिटरेरी करियर इन्होंने कंटिन्यू रखा इंडिया में आकर के। His work includes poetry and essays on a wide range of subject as well as autobiographies, novels and short stories. इनकी जो works हैं उसमें इन्होंने पोइट्रीज भी लिखे, essays भी लिखे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, बहुत सारे विषयों पर इन्होंने essays लिखे। उसी के साथ साथ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। तो इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा माना जाना राइटर माना जाता है इंडियन राइटर्स में। ठीक है, इंडियन एंग्लिकन राइटर्स में। इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो नॉवेल्स हैं, उसमें कुछ बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि पहला है द विलेज, जो कि 1939 में आया था। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939 में ये भी आया था। द सॉर्ड एंड द सिकल 1949 में आया था। ये सभी क्या हुआ थे, इंग्लैंड में लिखे गए थे। उसके बाद 1936 में जो कूली थी वो, और 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये चीज़ें, ये इनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क मानी जाती है जो कि इन्होंने इंडिया में लिखा था। इन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन की भी शुरुआत की थी जिसका नाम है मार्ग। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और इनकी जो मार्ग थी, जो लिटरेरी मैगजीन थी, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी। इन 1953 नॉवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन द मैनर ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सब्सिक्वेंट ऑफियर। यानी कि इनके और आने वाले ऑटोबायोग्राफीज की तरह जो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस था, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी था। उसके बाद इन 1950s आनंद embarked on a project to write 7-part autobiographical novel titled Seven Ages of Man। तो जो 7 Ages of Man है, ये इन्होंने एक प्लान किया कि मैं एक 7 Ages of Man के नाम से एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, बहुत लंबी सी, जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये पार्ट शुरू हुआ था लिखना इनका 1951 में। तो उसका पहले पार्ट का नाम था 7 Summers। ठीक है, अगला इनका पार्ट पब्लिश हुआ था 1968 में, मॉर्निंग फेस। थर्ड पार्ट पब्लिश हुआ था 1976 में, कन्फेशन ऑफ अ लवर। और फोर्थ पार्ट पब्लिश हुआ था 1984 में, द बबल नाम का। और इसी के साथ ही ये आगे कुछ भी नहीं लिख पाए। इसमें इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपने स्ट्रगल्स, ये सारी चीज़ें, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और इन हिज 1964 नॉवल डेथ ऑफ अ हीरो वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मकबूल शेरवानी। इट वॉज अडॉप्टेड एज मकबूल की वापसी ऑन डीडी कश्मीर। तो इन्होंने जो 7 एजेस ऑफ मैन लिखने का ट्राई किया था, उसमें केवल 4 ही पार्ट्स लिखे थे, उसका इन्होंने कोई पब्लिश नहीं कराई। और जो इनका डेथ ऑफ अ हीरो है ना, डेथ ऑफ अ हीरो, इनकी जो नॉवल है 1964 में पब्लिश हुई थी, वो एक पर्सन है मकबूल शेरवानी, उनके ऊपर लिखी गई थी। और जो डीडी कश्मीर है, डीडी कश्मीर उस समय क्या हुआ था, दूरदर्शन आते थे, तो हर जगह के डीडी यूपी, डीडी कश्मीर, डीडी मध्य प्रदेश, इस तरह से बहुत सारे चैनल्स होते थे, और एक डीडी नेशनल भी होता था। तो डीडी कश्मीर पे एक सीरियल आता था, एक टेलीकास्ट होता था, मकबूल की वापसी। तो वो जो सीरियल था वो इन्हीं की नॉवल जो इन्होंने लिखी थी डेथ ऑफ अ हीरो, उसी पर बेस्ड था। ठीक है ना, तो ये तो हो गई इनकी लिटरेरी करियर। लास्ट लाइफ या लेटर लाइफ कुछ इस तरह से रही कि आनंद मैरिड शिरीन वजीफदार, अ पारसी क्लासिकल डांसर फ्रॉम बॉम्बे इन 1950। यानी कि 1950 में इन्होंने शिरीन वजीफदार से शादी की। उससे पहले इन्होंने एक एक्ट्रेस और सोशलिस्ट से शादी की थी,
1938 में, फिर 1948 में उनकी एक बेटी भी हुई थी और डिवोर्स भी हो गया था। उसके 2 साल बाद ही इन्होंने शिरीन वजीरदार से शादी की, जो कि एक पारसी क्लासिकल डांसर थी मुंबई से, 1950 में। और he died of pneumonia in Pune on 28 September 2004 at the age of 98। जब ये 98 साल के थे तो 2004 में 28 सितंबर को न्यूमोनिया की वजह से इनकी डेथ हो गई पुणे में। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इनके वर्क्स की डिटेल चाहिए तो मैं आपके इनके वर्क्स की डिटेल दे दूंगा, नहीं तो आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में आपको इनके वर्क्स मिल जाएंगे। आप बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए और आगे अगर लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही प्यार करते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।